सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि पिछली वर्कशीट की तरह इस वर्कशीट में भी मैंने उत्तर लिखने के प्रयास किए हैं, तो इसलिए आप पूरी वर्कशीट को देखें, सुनें और समझें। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ये वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह भी लोकतांत्रिक राजनीति के लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पाठ से ली गई है। ये आधारित है लोकतंत्र के वृहत्तर अर्थ पर। वृहत्तर का मतलब है लोकतंत्र का जो व्यापक अर्थ है, उसे इस वर्कशीट में बताया गया है। अभी तक इस पाठ में हमने लोकतंत्र का अर्थ, उसकी विशेषताएं, लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि वृहत्तर अर्थ में लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ इस वर्कशीट को समझने का प्रयास करते हैं। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यानी जिस देश में जनता अपनी इच्छा से कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है और उनके द्वारा शासन चलाया जाता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और वर्तमान समय में जो लोकतंत्र का रूप है वो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ही है, यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को चलाना। नेक्स्ट पॉइंट है, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। यानी लोकतांत्रिक देशों में सभी लोग तो शासन नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही बहुमत से फैसला लेते हैं, यानी ये अधिकार उन्हीं के पास ही होता है। और बहुमत का शासन भी जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वही संभालते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों किया जाता है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। यानी अगर हम चाहें भी तो सभी लोगों को एक साथ बिठाकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तुम्हारी क्लास है। अगर याद करो, जब वहाँ पर टीचर आप सभी से कोई फ़ैसला लेने के लिए कुछ कहते हैं तो आप बताओ कि क्या आप सब फैसला ले पाते हो? कोई एक फ़ैसला, सबकी अलग अलग राय होती है। तो ऐसे में टीचर जो बहुमत होता है, यानी ज़्यादा लोग जो चाहते हैं उसी को ही फैसला मान लेते हैं। फिर अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए, यानी सब लोगों को एक साथ बैठा भी लिया जाए, तो भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल भी नहीं होता। यानी हर नागरिक हर फैसला ले ले तो ऐसी योग्यता होना तो संभव हो ही नहीं सकता। फिर विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र में कैसे फैसले लिए जाते हैं या लिए जाने चाहिए और ये ठीक है या नहीं, इसके बारे में ज़रा सोचते हैं। तो पहला है, परिवार में जो प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। दूसरा है, एक नेता और उसके परिवार के लोगों द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले ले लेना। और तीसरा है, कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त ना देना। अब आप सोचिए ये सही है या गलत है। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। तभी वो फैसला लोकतांत्रिक फैसला कहलाता है, यानी लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया फैसला कहलाता है। यह बात सरकार या परिवार
या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार से लागू होती है। यानी हमें किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में जब भी कोई फैसला लिया जाए तो इसी तरीके से फैसला लिया जाए कि उसमें सबकी राय शामिल हो। अब हम बात करते हैं कि लोकतांत्रिक में नागरिकों की क्या भूमिका होती है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है, और यही लोकतंत्र की ताकत भी है और यही कमज़ोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि हमें बहुत सोच समझ के अपने देश के शासकों का चुनाव करना चाहिए, तभी वो लोकतंत्र अच्छा हो सकता है, नहीं तो लोकतंत्र खराब भी हो सकता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती है। यानी जो अभी तक हमने जितनी भी लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ी हैं, ये विशेषताएं ही या ये अच्छी बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, उनसे अलग और सबसे बेहतर बनाती है। तो चलिए चलते हैं अब अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि वो लोग होते हैं जिन्हें लोगों की ओर से बहुमत लेकर फैसले लेने का अधिकार होता है, अर्थात उन्हें शासन चलाने का अधिकार होता है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? लोकतंत्र में चुने हुए लोगों के द्वारा ही शासन इसलिए होता है क्योंकि हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता, और ज़्यादा लोग होने के कारण सबको एक साथ बिठाकर सामूहिक फैसला लेना भी संभव नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से ही फैसले लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। यही लोकतांत्रिक फैसले की प्रक्रिया है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? एक नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर शासन करने वालों का चुनाव करना चाहिए और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होना चाहिए। तो ये थी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस तरह समझाने से अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते जाइए और ध्यान और मन लगाकर पढ़ते जाइए। धन्यवाद।